मेरे ऑफिस में भी मैं भी उनके खिलाफ बोलता हूँ, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली ना, मेरे ऑफिस में रेड करा ली, मुझ पे हमले हो गए, सब काम हो गया। मैंने भी कुछ इंतजाम कर रखा होगा साहब, मैं भी तो अब हो गया कि मेरे मरते ही कुछ चीज़ें ऐसी बाहर आएंगी जो कि बहुत मुश्किल पड़ेगी फिर मोदी जी और अमित शाह जी को। आपके पास भी है सब कुछ तो है ही ना मेरे पास भी, ऐसे तो हम भी नहीं बैठे ना दिल्ली में, कुछ तो हमारे पास भी है। रेड क्यों हुई थी? वो कुछ लेने के लिए तो हुई थी मेरे कंप्यूटर में से, बाकी कुछ थोड़ी था। उन्हें भी पता है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ ज़रूर मिल सकता है। मतलब क्या है, कुछ हिंट देंगे आप? वो कुछ जो स्वामी जी के पास है उतना तो मेरे पास नहीं है खैर, लेकिन कुछ मेरे पास कंटेंट है। कंटेंट स्वामी जी के पास तो मुझे लगता है पूरी की पूरी लाइब्रेरी होगी। एक दो किताबें मेरे पास भी होंगी। स्वामी जी तो मेरे यहीं रहते हैं ना, पीछे ही यहीं रहते हैं, एकदम मेरे ऑफिस के बगल में ही। लेकिन लाइब्रेरी में आजकल किताबें नहीं, सीडी होती है, वो कैसेट होती है। सीडी की बात ही हो रही है, किताबें नहीं। मेरे पास भी एक दो सीडी हो सकती हैं। तो ये है कहानी। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। ये खुलासे की बात नहीं है, मेरे ऑफिस में रेड हुई तो कंप्यूटर में ऐसा क्या था, मैं तो अपने आप देने को तैयार हूँ कंप्यूटर। स्कूलों में बच्चे अध्यापक को खोज रहे हैं, अध्यापक मतदाता खोज रहे हैं, और मतदाता अपने पिताजी को खोज रहे हैं मतदाता सूची में। और जो बीएलओ मतदाता को पा जा रहे हैं, जो मतदाता अपने पिताजी को पा जा रहे हैं, और खबरें आ रही हैं तमाम बीएलओ जो हैं सुसाइड कर ले रहे हैं, जान दे रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है और कह रहा, देखिए हुजूर, हमने तो सैलरी दोगुना कर दी, हमने सैलरी बढ़ा दी, हमने एहसान कर दिया है। मैं इसी मुद्दे पर बातचीत करूंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील मेहुल प्राची जी से। सर, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव आयोग पीठ थपथपा रहा है, सैलरी हमने बढ़ा दी है, दोगुना कर दी है। चुनाव आयोग ने अपने घर से सैलरी बढ़ाई है। अपराध करने के लिए रिश्वत है ये जो भी चुनाव आयोग कर रहा है। अब जो लोग देशभक्त हैं, अपराध नहीं करना चाहते, वो घुट घुट के मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी देश की जनता को यह सलाह है कि अगर आप लोग नागरिकता अपनी बचाना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, आंदोलन होगा। जैसे CAA NRC का आंदोलन हुआ था, वैसा आंदोलन के लिए तैयारी कर लें। अगर आप ये तैयारी कर लेंगे आंदोलन की, तो कोई भी SIR लागू नहीं होगी, क्योंकि SIR पूरी तरीके से गैर कानूनी है। SIR कराना अपराध है। और अब जब आत्महत्या कर रहे हैं BLOs, तो ये हत्या भी है, हत्या का अपराध भी है। और जो लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, वो अपराध तो अलग है ही। लेकिन क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? कुछ नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आप लगातार बोल रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की TMC हो, इन लोगों ने अपने प्रहरी नियुक्त कर दिए हैं कि जाओ सबका मतदाता सूची में नाम डलाओ, जाओ लिस्ट खोज कर लाओ। कुछ नहीं होगा, कितनी कोशिश कर लें। ये स्लीपर सेल्स ने समाजवादी पार्टी को भी और TMC को भी गलत रास्ते पे डाल दिया है। चुनाव का बायकॉट नहीं करना है, SIR का बायकॉट करना था। मैंने तो खुद मना किया है। बहुत से लोग अभी स्लीपर सेल्स ये सिखा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि चुनाव का बायकॉट कर दो, वो नहीं करना है। SIR का बायकॉट करना था। लेकिन चुनाव आयोग बार बार ये बोल रहा है सर कि मतदाता सूची जो है उसे अपडेट किया जा रहा है, और ये लोग बोल रहे हैं सपा वाले, TMC वाले, कि हम लोग बहुत अच्छे से अपडेट करवाएंगे, और जब चुनाव होगा तो चुनाव में हम लोग जीत जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, बंगाल में शायद छोटे मोटे मार्जिन से ममता बनर्जी साहिबा जीत जाएं, वो भी बहुत मुश्किल से। यूपी में 400 पार भी हो सकती हैं बीजेपी की। 400 पार मतलब 403 में से 400 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं बीजेपी की, जिस रास्ते पे इस समय देश यूपी में कार्य हो रहा है। और वो SIR की वजह से नहीं हो रहा है। SIR तो देखिए देश के लोगों की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, महिलाओं की और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की नागरिकता छीनने का कार्य है ये, और कोई कार्य नहीं है। लेकिन वोट जब इलेक्शन होंगे तो 100% बीजेपी जीतेगी, क्योंकि चुनाव EVM से होंगे। उसके खिलाफ ना TMC कुछ कर रही है, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना दूसरी कोई पार्टी। बिहार से पहले भी मैंने कहा था, नहीं सुनी लोगों ने बात।
आ गया 90% सीटों का जवाब मिल गया ना। यूपी में 400 पार होंगी। अखिलेश जी, इस बात को याद रखना, आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, अभी भी समय है। आप अभी भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, और अखिलेश जी से भी ज़्यादा मैं मायावती जी से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत नेता हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नेता हैं। ये जो मिश्रा साहब हैं ना आपकी पार्टी में, उनको साइडलाइन कीजिए, उनको बोल दीजिए जब हमारी सरकार बन जाएगी तब आप पैसे के इंचार्ज बन जाना, वही तो आपका इंटरेस्ट है, और क्या होगा। तो आप वो इंचार्ज बन जाना, लेकिन चुनाव जीतने तक मिश्रा जी की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो कोई भी समाजवादी पार्टी का अगर अच्छा नेता है तो उसे मिश्रा जी से तो पूरी तरीके से बायकॉट करके उनको बहना चाहिए। अगर आप हमें चुनाव जिताना चाहते हो तो आप पब्लिक डोमेन में आओ ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी अच्छे स्विट्ज़रलैंड के टिकट कटा के दे देने चाहिए। मिश्रा जी अपनी सारी फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड जाएं, जब 2027 में चुनाव हो जाएंगे उसके बाद वो आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन बहुजन समाज का एक दबदबा तो वापस स्थापित होने की तरफ बढ़े हम, जो मनुवादियों ने हमसे छीन लिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बहुजन समाज पार्टी में हमारे मिश्रा जी का होना है। लेकिन एक बात बताइए सर, चुनाव आयोग चुप क्यों है, सरकार चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। ठीक है, आप प्रधान सेवक हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, बीएलओ जो हैं सरकारी नौकरी वाले अधिकतर, बच्चे स्कूल में खोज रहे हैं, स्कूल में बीएलओ नहीं मिल रहे हैं, मास्टर नहीं मिल रहे हैं। खैर, नरेंद्र मोदी जी इन मुद्दों पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या जान महत्वपूर्ण नहीं है जो जाने जा रही हैं? आप मनुवाद को क्यों भूल जाते हैं? मोदी जी मनुवाद के एक टूल है। मनुवाद के समय तो किस किस बातें पे लोगों की जान ली जाती थी। अगर कानों में किसी के पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा तो आपको लगता है बच जाएगा वो जिंदा? बिल्कुल नहीं। पिघला हुआ शीशा अगर किसी व्यक्ति के कानों में डाला जाएगा तो वो जिंदा बच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं बच सकता ना। तो अगर पढ़ाई लिखाई की बात कोई सुन भी ले, उसकी हत्या, उसकी सज़ा थी, तो आप बीएलओस के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। ये जान की कीमत तो अम्बेडकरवादियों को है ना, चाहे वो किसी की भी जान हो, भले ही मनुवादी मानसिकता के घरों में पैदा हुए व्यक्तियों की जान हो, उसकी चिंता तो हम जैसे लोगों को है ना। मनुवादियों की क्या चिंता है? वो तो अपने खुद के लोग भी मरवा सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं मनुवादी तो, मतलब कुछ भी साम दाम सत्ता में आने के लिए आप ये कहना चाहते हैं? आने के लिए। और फिर पहले राजा महाराजा करते थे, अपने भाई को मरवा दिया, अपने बाप को मरवा दिया, किसी को मरवा दिया। कुछ भी कर सकते हैं, लाखों लाखों लोग कटवा दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मनुवादी मानसिकता है। अम्बेडकरवादी मानसिकता है कि एक भी जान कीमती है, एक भी जान नहीं जानी चाहिए। जाने की बात नहीं है, बल्कि सभी लोग खुशहाल रहने चाहिए, प्रेम से रहने चाहिए, भाईचारे से रहने चाहिए। तो ये मनुवाद और अम्बेडकरवाद में लड़ाई तो जारी है और जारी रहेगी। लेकिन मोदी जी से आप क्या उम्मीद करते हैं? मोदी जी तो अपना एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, और वो सेवक जो कह रहे हैं प्रधान सेवक, वो किसके हैं? वो आरएसएस के प्रधान सेवक हैं। आरएसएस का काम क्या है वो आपको पता ही है। देश में सारी धन संपत्ति लूट कर अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे कुछ लोगों के हाथ में दे देना, जैसे मनुवाद के टाइम पे होता था। इतनी सी तो सारी स्ट्रैटेजी है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, कभी नहीं कहा उन्होंने। वो तो प्रधान सेवक कह रहे हैं, प्रधान सेवक आरएसएस का, मनुवाद का प्रधान सेवक। एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपसे कि पश्चिम बंगाल में 26 में चुनाव होने वाले हैं, असम में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा 27 में होगा। अभी काफ़ी वक्त बचा है, लेकिन चुनाव आयोग जो है बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लग रहा है हड़बड़ी में है, ट्रेन छूट रही है। कोई ट्रेन नहीं छूट रही, सब आरएसएस और बीजेपी जो उनको स्क्रिप्ट लिख के दे रही है वो कर रहे हैं। करना तो उन्होंने पूरे देश में है ना। तो यूपी में देखिए, अगर एक रीज़न दे के रखना है कि देश में आरएसएस और बीजेपी जीत क्यों रही है, तो यूपी उसकी एक प्रयोगशाला है ही बड़ी। तो वहाँ पे तो माहौल गर्म रखना है ना, तो वो माहौल गर्म रखने की प्रक्रिया है ये। और जैसे जैसे ये काम गंदे घिनौने करते रहेंगे वैसे ही माहौल गर्म रहेगा, हिंदू मुसलमान होता रहेगा। देखिए रवि किशन का बयान आया है, वे बोल रहे हैं कि अगर एसआईआर नहीं समझ में आ रहा है
तो नरेंद्र मोदी से क्लास ले लो, हर मंगलवार को क्लास लगती है एसआईआर पर नरेंद्र मोदी जी की। वो तो स्वामी जी बताएंगे नरेंद्र मोदी जी कौन सी क्लासेस लेते हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर। सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछिए या कपिल मिश्रा जी से पूछिए जिन्होंने वो ऑडियो क्लिप्स चलाई थी, वो दिल्ली की असेंबली में चलाई थी ना कपिल मिश्रा जी जब वो आम आदमी पार्टी में थे, कि मोदी जी और अमित शाह जी किसी अपने पुलिस अथॉरिटीज़ का प्रयोग करके, पुलिस अफसरों का प्रयोग करके एक महिला को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे। ये तो क्लासेस मोदी जी से उस चीज़ के बारे में क्लासेस अच्छी दे सकते हैं मोदी जी। कोई देश कैसे अच्छा चलाना है, कैसे संविधान पे चल के कोई भी विषय समझना है और जनता को समझाना है और उस पर कार्य करना, ये मोदी जी के बस की बात नहीं है, ना ये मोदी जी की एक्सपर्टीज़ है, ना उन्होंने कभी ये कहा। ये तो स्वामी जी की बात हम सब लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए, वो तो अंदर के आदमी है ना। तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, निकाला नहीं जा रहा है। नहीं तो कार्रवाई कर ही नहीं पाएंगे ना वो। अगर कार्रवाई करने की चेष्टा की तो आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जो है स्वामी जी खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? वो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास सबूत हैं। अगर मोदी जी में 56 इंच का तो सीना पता नहीं है, नहीं है उनका, नापा तो मैंने नहीं है। अगर 6 इंच का भी सीना होता तो, और सीने के अंदर दिल भी होता कुछ छोटा मोटा बहादुर दिल, तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, मोदी जी भी तो चाहे जिस भी तरीके से ईवीएम की वजह से ही प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं ना, तो पद अपनी गरिमा नहीं बचा रहे वो। चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बचाने के लिए तो कुछ कर देते। एक तो एफआईआर लिखवा दें हम इनके खिलाफ, सुब्रमण्यम स्वामी जी के खिलाफ। वो तो एक्सपर्ट हैं, ईडी सीबीआई इस सब में, अमित शाह जी भी हैं। दोनों भीगी बिल्ली बन के चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रखा होगा जो मुझे लग रहा है। जैसे ही उन पे किसी ने हाथ डाला, मोदी जी की कौन कौन सी फाइलें और कौन कौन सी वीडियोस और कौन कौन सा क्या क्या निकलेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इसी डर के मारे मोदी जी तो बुनियादी तौर पे तो डरते ही हैं ना। वो एक कोई और भी जर्नलिस्ट साहब, शेर डरता है? नहीं, शेर भी डरता है, लेकिन मोदी जी तो शेर भी नहीं है ना। शेर है ना, शेर थोड़ी। अभी मैंने आपको बताया था ना आपके दूसरे इंटरव्यू में, वो तो एक तोता है ट्रम्प साहब का, मिट्टू है उनके। तो अब तो जो भी है, मोदी जी तो डरते ही हैं ना, सबसे डरते हैं। तो स्वामी जी के पास तो उनका इस तरह की नॉलेज का अथाह भंडार है, तो स्वामी जी से तो डरना उनका बनता ही है ना। इसलिए इस डर के मारे स्वामी जी का ही कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। एसआईआर पर रोक लगेगी या नहीं? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ उन्होंने झूठे मुकदमे लगवाए हैं और कितनों को धमकियां दिलवाई हैं, कितनों के साथ क्या क्या किया, कितनों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ तोड़ के अपने अंदर लाए। इन बेचारों के पास किसी के पास भी कोई फाइल नहीं होगी जो स्वामी जी के पास है। भाई मेरे ऑफिस में भी, मैं भी उनके खिलाफ बोलता हूँ, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली ना, मेरे ऑफिस में रेड करा ली, मुझ पे हमले हो गए, सब काम हो गया। मैंने भी कुछ इंतजाम कर रखा होगा ऐसा। अब मैं भी तो अब हो गया कि मेरे मरते ही कुछ चीज़ें ऐसी बाहर आएंगी जो कि बहुत मुश्किल पड़ेगी फिर मोदी जी और अमित शाह जी को। आपके पास भी है सब? कुछ तो है ही ना मेरे पास भी, ऐसे तो हम भी नहीं बैठे ना दिल्ली में, कुछ तो हमारे पास भी है। रेड क्यों हुई थी? वो कुछ लेने के लिए तो हुई थी मेरे कंप्यूटर में से, बाकी कुछ थोड़ी था। उन्हें भी पता है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ ज़रूर मिल सकता है। मतलब क्या है, कुछ हिंट देंगे आप? वो कुछ जो स्वामी जी के पास है उतना तो मेरे पास नहीं है खैर, लेकिन कुछ मेरे पास कंटेंट है। कंटेंट स्वामी जी के पास तो मुझे लगता है पूरी की पूरी लाइब्रेरी होगी। एक दो किताबें मेरे पास भी होंगी। स्वामी जी तो मेरे यहीं रहते हैं ना, पीछे ही यहीं रहते हैं, एकदम मेरे ऑफिस के बगल में ही। लेकिन लाइब्रेरी में आजकल किताबें नहीं, सीडी होती है, कैसेट होती है। सीडी की बात ही हो रही है, किताबें नहीं। मेरे पास भी एक दो सीडी हो सकती हैं। तो ये है कहानी। ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। ये खुलासे की बात नहीं है। मेरे ऑफिस में रेड हुई तो कंप्यूटर में ऐसा क्या था, मैं तो अपने आप देने को तैयार हूँ कंप्यूटर। लेकिन आपका नाम तब दिल्ली दंगे जुड़ा हुआ था। जब आपके यहाँ रेड हुई थी तो शायद पहला पत्रकार मैं था जो मैं यहाँ पर आया था, और ऊपर रेड चल रही थी, मैं बाहर नीचे खड़ा था, ऊपर आने की परमिशन नहीं थी। और पता चला फिर जो है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो भी आपका डेटा वगैरह है ये सब कुछ लेकर गए। अच्छा, दिल्ली दंगे कब हुए थे? फरवरी में। रेड कब हुई थी? दिसंबर में। ये 10 महीने तक क्या वो चादर तान के सो रहे थे सब? मामला कुछ और है। मैंने तब भी बोला था, जो 15-15 घंटे की वीडियोग्राफी है ना, मैं तो वीडियोग्राफी का
वो हूँ समर्थक, आपको पता ही है, सच हमेशा वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज से मिलता है। कोर्ट ने जो 15-15 घंटे की जो 2 वीडियो बनवाई थी मेरे ऑफिस की, उसमें सब चीज़ें हैं ना अमित शाह जी के बारे में, पुलिस वाले ही बोल रहे हैं क्या क्या है मुझे धमकाने के लिए। तो कुछ तो मेरे पास भी है ना मसाला, जिसकी तलाश थी मोदी जी और अमित शाह जी को मेरे कंप्यूटर के अंदर से। तो ऐसा ही नहीं है ना, ये देश तो बैलेंस तो होगा ही ना, आज नहीं तो कल बैलेंस होना है। तो वो बैलेंस का आप इंतजार कीजिए, ऐसा ही का विरोध करने जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सीधा टारगेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। मैं थोड़ी, मेरे पड़ोसी भी कर रहे हैं, मैं तो पड़ोसी से पहले से कर रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो बाद में शुरू हुए ना। लेकिन लोग कहते हैं ना कि स्वामी जी को जब लोकसभा राज्यसभा नहीं भेजा गया, स्वामी जी तब बौखला गए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहानी है। और आपको लेकर के लोग ये बोलते हैं कि आप का नाम दिल्ली दंगों जुड़ा था, आप उसके वकील थे, और फिर कुछ एविडेंस था आपके पास ऐसा, उसको अलग अगर लैंग्वेज में कहूँ तो डिस्ट्रॉय करने के लिए या उस एविडेंस को अपने पास लेने के लिए, जिससे जो एक्यूज्ड हैं उनको दोषी साबित किया जा सके, ऐसा कुछ मामला था। देखिए वो तो सीधी बात है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने खुद कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, जिस चीज़ की वजह से कोर्ट को मेरे ख्याल से तो गुमराह करके ही जो वारंट लिया गया था, वो तो मैं खुद कह रहा था ना मैं ये दे देता हूँ आपको, वो तो चाहिए नहीं, उन्हें उसको मना कर दिया, ये नहीं चाहिए हमें, ये पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये नहीं चाहिए हमें, हमें तो वही चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। अब हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं है सिवाय उन चीज़ों के। लेकर भी गए थे? लेकर कुछ नहीं गए, ले जाते तो फिर हार्ड डिस्क नहीं ले जा पाए ना, आज तक नहीं ले जा पाए, यही तो बात है। मैं फिर क्या ईमान वाला अम्बेडकरवादी कैसे होऊंगा फिर मैं? एक ही रेड है जो मोदी जी की असफल हुई है और अमित शाह जी की, वो मेरे ऑफिस की, और वो भी संवैधानिक तरीकों से। तो देखिए बात ये तो सच है, एक क्लिप जो है ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक और गृह मंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी, मतलब पहुंचेगी, ये तय है। हर क्लिप पहुंचती है। मेरे पीछे कितने एजेंट्स लगा रखे हैं, कितने ये आईबी के ऑफिसर्स को बेचारों को जो अच्छा काम कुछ कर सकते हैं मेरे पीछे ही लगा रहे हैं, मुझे तो सब पता है ना, ऐसा थोड़ी है मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कितने आरएसएस के हिटमैन और क्या क्या लगा रखे हैं मेरे पीछे, मुझे तो सब पता है। तो इन सब चीज़ों से कुछ होना नहीं है ना। बुनियादी बात क्या है कि इस देश में संविधान से चलेगा देश ये, और अम्बेडकरवादी किसी मनुवादी से हारते नहीं हैं कभी भी। तो पहले भी हराया हमने, अब भी हराएंगे, बाबा साहब ने भी हराया था, हम भी हराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कर लें जितना उनमें ताकत है, जो करना है कर लें, लेकिन होगा वही, अम्बेडकरवाद जीतेगा। मनुवाद पहले भी हारा है, आज भी हारेगा और आगे भी हारता रहेगा। परमानेंटली सिर्फ अम्बेडकरवाद रहेगा, ये और कुछ बचने वाला नहीं है। संविधान बचेगा, बाकी कोई मनुस्मृति की बात बचने वाली नहीं है। चलिए, मनुवाद हारेगा, संविधान जीतेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील मेहुल प्राचा जी बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इनके पास बहुत तगड़ा वाला एविडेंस है सरकार के खिलाफ, तब खुल करके बोलते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि इस देश में हज़ारों लाखों क्या करोड़ों एडवोकेट हैं, हर एक ज़िले में अदालतें हैं, सैकड़ों हज़ारों वकील वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तमाम जजेस हैं, लेकिन सरकार के आंखों में आंख डालकर मुझे नहीं लगता कि मेहुल प्राचा जैसा कोई बात कर पाता हो या सरकार की आंखों में आंख डालकर कोई ऐसे सवाल पूछ पाता हो। अब एविडेंस क्या है मुझे नहीं पता, आपकी तरह मैं भी अंधेरे में हूँ, मेहुल प्राचा जी ही जानते होंगे। बाकी पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो एविडेंस क्या हो सकता है।